नमस्कार। आज के इस खास विस्तृत विवरण में हम बात करने वाले हैं आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी की। सोचिए जरा, एक नन्हा सा डीएनए कैसे तय कर देता है कि हम कैसे दिखेंगे, है ना कमाल की बात। तो चलिए, जनन के दौरान विविधताओं के संचयन से लेकर लक्षणों की अभिव्यक्ति और मानव में लिंग निर्धारण तक के इस पूरे सफर को गहराई से समझते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर फोकस करेंगे: प्रजनन के दौरान विविधताएं, वंशागत लक्षण, मेंडल का शानदार योगदान, लक्षणों की अभिव्यक्ति और आखिर में मानव में लिंग निर्धारण। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, यानी प्रजनन के दौरान होने वाली विविधताओं की शुरुआत कैसे होती है। बैक्टीरिया के अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही ले लीजिए। इसमें जब एक बैक्टीरिया बंटकर 2 बनता है तो उसका डीएनए कॉपी होने में बहुत ही मामूली सी अशुद्धियां आती हैं, और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से अगली पीढ़ी में हमें थोड़े बहुत लेकिन बिल्कुल स्पष्ट बदलाव देखने को मिलते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, अलैंगिक प्रजनन तो एक तरह से मशीन से निकाली गई फोटोकॉपी जैसा है, जहां बस इंक फैलने जैसी मामूली गलतियां होती हैं, जिससे थोड़े बदलाव आते हैं। लेकिन लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पूरी तरह से एक अलग ही प्रक्रिया है। इसमें 2 अलग अलग जीवों का डीएनए आपस में मिलता है, मानो 2 अलग अलग रंगों को मिला दिया गया हो। नतीजा ये होता है कि नई पीढ़ी में विविधताएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, वंशागत लक्षण, और देखते हैं कि पीढ़ियों का ये सफर असल में कैसे तय होता है। हमारी अपनी आबादी में ही इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण देखने को मिलता है: कान के निचले हिस्से की बनावट। कुछ लोगों में कान का निचला हिस्सा बिल्कुल स्वतंत्र होता है, जबकि कुछ में ये सिर से जुड़ा हुआ होता है। ये इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि कैसे कुछ खास शारीरिक बनावटें माता पिता से सीधे उनके बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल आता है कि आखिर कौन सा गुण सामने आएगा। देखिए, ये ना एक तरह की बायोलॉजिकल रस्साकशी है। बच्चे को माता और पिता दोनों से डीएनए मिलता है, मतलब हर लक्षण के 2 संस्करण मौजूद होते हैं। अब इस रस्साकशी में जो लक्षण जीत जाता है और खुद को दिखा पाता है, उसे हम प्रभावी या डोमिनेंट कहते हैं, और जो लक्षण पीछे छिप जाता है वो अप्रभावी या रिसेसिव कहलाता है। अब आते हैं जेनेटिक्स की असली नींव पर, यानी ग्रेगर मेंडल का शानदार योगदान और उनके वंशागति के नियम। मेंडल ने मटर के पौधों पर जो प्रयोग किए वो सच में मास्टरपीस थे। उन्होंने 2 अलग अलग लक्षणों को एक साथ ट्रैक किया: बीज का आकार और उसका रंग। जब उन्होंने गोल पीले बीजों वाले पौधों का क्रॉस झुर्रीदार हरे बीजों वाले पौधों के साथ कराया, तो परिणाम ने साफ दिखा दिया कि कैसे ये लक्षण किसी से बंधे नहीं होते, बल्कि अगली पीढ़ियों में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने नए संयोजन बनाते हैं। अब जरा F2 पीढ़ी के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये सच में कमाल के हैं। 315 गोल पीले, 108 गोल हरे, 101 झुर्रीदार पीले और 32 झुर्रीदार हरे बीज। अगर आप इनका अनुपात निकालेंगे तो ये 9:3:3:1 आएगा। सोचिए, डीएनए की खोज होने से बहुत पहले ही सिर्फ इस एक गणितीय अनुपात ने यह साबित कर दिया था कि बीज का आकार और रंग दोनों एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। है ना शानदार? तो अब चौथे पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि लक्षणों की अभिव्यक्ति कैसे होती है, यानी ये जीन आखिर हमारे शरीर में काम कैसे करते हैं। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। सबसे पहले कोशिका का डीएनए एक रेसिपी तैयार करता है। इस रेसिपी को पढ़कर एक खास प्रोटीन या एंजाइम बनता है। अब ये एंजाइम ही इस बात को तय करता है कि शरीर में कोई हार्मोन कितनी अच्छी तरह से बनेगा, और अंत में उस हार्मोन की मात्रा ये तय करती है कि पौधा लंबा होगा या बौना। मतलब अगर एंजाइम अच्छा काम करेगा तो हार्मोन ज्यादा बनेगा और पौधा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। इस पूरे तंत्र में एक बहुत ही जबरदस्त बात छिपी है। जीन डीएनए के किसी एक लंबे धागे की तरह नहीं पड़े होते, बल्कि ये अलग-अलग क्रोमोसोम के रूप में होते हैं। हर कोशिका में इनकी 2-2 कॉपियां होती हैं। लेकिन जब जनन कोशिकाएं बनती हैं तो वो हर जोड़े में से सिर्फ एक क्रोमोसोम ही लेती हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब वो आपस में मिलते हैं तो नई पीढ़ी में क्रोमोसोम की कुल संख्या हमेशा सामान्य और स्थिर बनी रहती है। और अब हमारे आज के विश्लेषण के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं: मानव में लिंग निर्धारण। इंसानों के मामले में ये बात बिल्कुल साफ है कि लिंग का निर्धारण पूरी तरह से जेनेटिक होता है। कुछ जानवरों में भले ही ये तापमान पर निर्भर कर सकता हो, लेकिन इंसानों में माता पिता से मिले क्रोमोसोम ही शिशु का लिंग तय करते हैं। माता के पास हमेशा XX क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पिता के पास XY क्रोमोसोम मौजूद होते हैं।
थोड़ा और गहराई में जाएं तो इंसानों की हर कोशिका में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं। इनमें से 22 जोड़े तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन असली कहानी इस 23वें जोड़े की है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। महिलाओं में ये जोड़ा XX होता है, जो पूरी तरह मेल खाता है, पर पुरुषों में ये एक बेमेल जोड़ा होता है, एक सामान्य आकार का X और एक बहुत ही छोटा Y क्रोमोसोम। जीव विज्ञान के नजरिए से आकार का ये अंतर सच में बहुत ही रोचक है। तो इसका अंतिम परिणाम क्या निकलता है? देखिए, माँ के पास तो दोनों एक्स हैं, तो वो हमेशा बच्चे को एक एक्स क्रोमोसोम ही देंगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता के क्रोमोसोम पर टिका होता है। अगर पिता से एक्स मिलता है तो वो XX बनकर लड़की होगी, और अगर पिता से Y मिलता है तो वो XY बनकर लड़का होगा। ये पूरा तंत्र हमें प्रकृति की एक बहुत बड़ी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देता है। विविधताएं ही वो चाबी हैं जो किसी भी प्रजाति को बदलते माहौल में बचाकर रखती हैं। तो चलते चलते जरा इस बात पर सोचिएगा जरूर, अगर विविधताएं ही हमारे विकास का आधार हैं, तो आज के इस तेजी से बदलते वैश्विक पर्यावरण में इंसानों के कौन से नए लक्षणों को प्रकृति आगे के लिए चुन रही होगी। आज के इस विस्तृत विवरण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।